Students, welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So wish you a very happy, healthy and prosperous new year to all of you guys. I wish कि आपका हर एक दिन अच्छा हो और अगर उन दिनों में से किसी भी दिन में आपके कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ हिंड्रेंस आते हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ो. कोशिश हमको यही करनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमको बस आगे की तरफ बढ़ना है. हमारी कोशिश यही होनी चाहिए. ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. सो एज अ स्टूडेंट एंड टीचर हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है कि हमारे फील्ड में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ आ रही हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए तो यही है अभी कि एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि 10th और 12th CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं. ओके, सो अभी भी हमारे पास टाइम है. जिन्होंने भी जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू की है या नहीं उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एनी लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें क्योंकि देखो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. आप उन रिसोर्सेज का यूज़ करो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो एंड फाड़ डालो, बस फाड़ डालो, एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो. ओके, सो हाँ, अब आते हैं अपने हम लोग टॉपिक पे. So in last 2 videos, what I have done in last 2 videos, I have started the second chapter of unit 2 and that is बैंकिंग. तो बैंकिंग में मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. फर्स्ट पार्ट में आपका कमर्शियल बैंक के कॉन्सेप्ट और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं और सेकंड पार्ट में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिलीट हो गया, जो कि आज मैं बताऊंगी, उस टॉपिक के डिलीट होने की वजह से मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखना, समझना. कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी लेना. आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर. मैं आपके सभी आंसर्स को देने की कोशिश करूंगी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग का पार्ट 3 और दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ बैंकिंग. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं. सो व्हाट इज सेंट्रल बैंक? लुक, किसी भी सिस्टम को अच्छे से चलाना है तो उस सिस्टम का अच्छे से होने के साथ साथ उस सिस्टम को चलाने वाला एक हेड भी होना चाहिए. आप कोई भी बड़े से बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे मैनेजमेंट्स बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने वाला एक हेड चाहिए ही चाहिए. बिना प्रॉपर एजुकेशन के और कोई भी काम आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. तो एक प्रॉपर एजुकेशन करने वाला बंदा, जिसको हेड कहते हैं, वो चाहिए ही चाहिए. सो इसीलिए RBI भी एज अ हेड काम करता है हमारी कंट्री में. हाउ? लुक, बहुत सारे बैंक्स हमारे कंट्री में वर्क करते हैं, तो उन सभी बैंक्स को कंट्रोल करने वाला, उन सभी बैंक से अच्छे से काम कराने वाला कोई हेड चाहिए. और ये हेड कौन है? RBI है. ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी मैं RBI के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों वो अपेक्स बॉडी है, क्यों वो हेड है. सो RBI क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? लुक, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सेंट्रल बैंक क्या होता है? जो भी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम होता है उसका एक अपेक्स बॉडी होता है. वाई? बिकॉज इट रेगुलेट्स, कंट्रोल एंड डायरेक्ट द होल इंटायर सिस्टम, होल इंटायर बैंकिंग सिस्टम, आई कैन से होल इंटायर मॉनेटरी सिस्टम. ये सभी सिस्टम्स को, मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इन सभी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है. ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इसको अपेक्स बॉडी कहा जाता है बैंकिंग सिस्टम का. हर एक कंट्रीज के अपने अपने बैंक, हर एक कंट्री के अपने अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं. जैसे कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आपका RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. तो एक बार हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए डेफिनेशन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं. लुक, सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है. व्हाट इज इट? इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री. वही सिंपल चीज़ है, यानी कि कंट्री के इंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला अपेक्स बॉडी ही क्या कहलाता है? सेंट्रल बैंक कहलाता है. अगर मैं बात करूं RBI की, तो RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है और बैंक ऑफ इंग्लैंड UK यानी यूनाइटेड किंगडम का सेंट्रल बैंक है. थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स पे, मतलब कि RBI कब इस्टेब्लिश हुआ. तो अगर RBI के इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो RBI का इस्टेब्लिशमेंट अंडर द RBI एक्ट 1934, यानी RBI एक्ट 1934 के तहत RBI का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था. सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, MCQ आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है.
फिर इन द ब्लैंक्स टाइप से आ सकता है, तो आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ये हो गया। नाउ सेकंड टॉपिक कम्स कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या काम होते हैं, वाई सेंट्रल बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कैसे ये अलग होता है। तो इसके काम अलग होंगे तभी तो ये अलग है, तो हम लोग इसके काम को भी देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सॉरी। तो सेंट्रल बैंक का देखो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम होता है करेंसी अथॉरिटी। क्या है सबसे पहला काम, इंपॉर्टेंट काम क्या है, करेंसी अथॉरिटी। लुक, आरबीआई हैज़ अ सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसीज। आरबीआई के पास ये सोल अथॉरिटी मतलब इकलौती अथॉरिटी है कि वो क्या करे, करेंसीज को इशू करे। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, आरबीआई को सिर्फ सभी तरीके के नोट्स इशू करने की अथॉरिटी है, लेकिन इसमें भी 1 रुपीज़ का नोट आरबीआई इशू नहीं कर सकता है। 1 रुपीज़ के नोट और कॉइन्स को इशू करने की जिम्मेदारी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को है। हमारे जो गवर्नमेंट का हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, 1 रुपीज़ का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं उन सभी को इशू करने का जो राइट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, ठीक है, फाइनेंस अथॉरिटी के पास है। लेकिन अदर देन दैट जितने भी नोट्स होते हैं उन सभी करेंसीज को इशू करने का जो सोल अथॉरिटी है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। देखो इसके बहुत सारे रीज़न है कि एक ही बंदे को इशू करने का जिम्मेदारी दे दिया गया है। लुक, ये हम और आप हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी एक बंदा अगर वो बेस्ट है, अगर वो उस काम को कर रहा है तो उसके काम में एक यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी। अगर हम उस काम की जिम्मेदारी सबको दे देंगे तो देखो सब अपने अपने तरह से काम करेगा और एक यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाएगी। और दूसरा चीज़ कि लोगों का फेथ नहीं हो पाएगा। तो आरबीआई के करेंसी इशू का सोल अथॉरिटी के भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस चीज़ में क्या होती है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, लोगों का फेथ आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आरबीआई हैज़ अ सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसीज, ठीक है। लेकिन कॉइन्स और 1 रुपीज़ के नोट को आरबीआई इशू नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है। लुक, जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए किस तरीके का काम करता है, कमर्शियल बैंक हमारे लिए एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, इस तरीके के सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक हमारे लिए करता है। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो जो रिलेशन हमारे और कमर्शियल बैंक के बीच में होता है वही रिलेशन आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में होता है, वही रिलेशन आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में होता है। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सभी तरीके के काम करता है। आरबीआई गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स रहेंगे, जो भी लायबिलिटीज़ रहेंगे, जो भी एसेट्स रहेंगे, उन सभी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करता है, मेंटेन करता है, अपने एडवाइस देता है। जो भी इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड एडवाइजरीज होती है, जो भी थ्योरीज होती हैं, जो भी रूल्स होते हैं हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों में हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, गवर्नमेंट की हेल्प करता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सेकेंड फंक्शन की तरफ हम जाएं, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र। लुक, मैंने पहले ही बोला कि हमारी कंट्री में बहुत सारे बैंक्स हैं, तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए एक हेड चाहिए, और वो हेड कौन है, आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करता है, अदर बैंक्स के लिए बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी कि बैंकर्स का बैंक, जो अदर बैंक्स है उनके लिए बैंक का काम करता है, उनके लिए एक सुपरवाइजर का काम करता है। भाई देखो, जैसे हमारे घर में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी घर में फादर हेड है, या किसी घर में मदर हेड है, या किसी घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स हेड हैं, तो उनका क्या काम होता है कि अगर उनके फैमिली के अदर मेंबर्स को कोई भी परेशानी है तो उन परेशानियों को वो सॉल्व करें। वाई? बिकॉज दे आर द हेड ऑफ आवर फैमिली, वो हमारे फैमिली के हेड होते हैं। इन द सेम वे आरबीआई भी क्या है, हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, उसका हेड है। तो अगर अदर बैंक्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी तरीके के एडवाइस की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरीके के हेल्प या एडवाइस की जरूरत होती है, तो वो कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी बैंक्स में कोई मनी को लेकर के इश्यू हो गया, किसी चीज़ की कमी हो गई, कोई लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने का काम किसका होता है, आरबीआई को। मतलब आरबीआई इज अ हेल्पिंग बॉडी फॉर अदर कमर्शियल बैंक्स, एक तरीके से हम ये कहें तो। उनका हेड है, तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी मुसीबत में, उनकी खुशी में, उनके गम में, सब चीज़ में साथ निभाना होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भाई देखो, आरबीआई क्या है, हम लोग का आरबीआई क्या करता है, जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो सबसे पहले हमारा आरबीआई के पास होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग को इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट कराने का मतलब हमको सामान को क्या करना है, मंगाना है, देन वी हैव टू पे इन अनदर कंट्रीज करेंसीज, हमको उनकी कंट्री की करेंसी में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पेमेंट वी नीड
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और ये रिजर्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भंडार किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई का ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। लुक, मैंने शुरुआत में बोला कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट हो गया, मतलब स्पेशली सेंट्रल बैंक वाले टॉपिक से डिलीट हो गया है। उसके डिलीट होने की वजह से मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक थोड़ा सा ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब वो टॉपिक क्या है, देखो, आरबीआई के फंक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक था, जो मेरा तो मन था कि नहीं डिलीट होता, क्योंकि मुझे तो वो बहुत मज़ा आता था वो टॉपिक पढ़ने में भी खुद भी, और आपको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता। एंड वो टॉपिक था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आई थिंक, या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के जो भी तरीके होते हैं, वो सारे जो तरीके हैं वो सभी के सभी सेंट्रल बैंक के फंक्शन के टॉपिक में से डिलीट हो गए हैं। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स है, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम लोग फिलहाल के लिए वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे वो कोर्स में नहीं है। इस साल के 12th के स्टूडेंट्स के लिए वो कोर्स में नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये तो मान लो वो टॉपिक आपको समझ में आ गई ना, तो आपको अपने इकोनॉमी में कैसे मनी सप्लाई हो रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे इन्फ्लेशन आ रहा है, कैसे डिफ्लेशन आ रहा है, वो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और इसी के साथ हम लोग का बैंकिंग चैप्टर भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ इकोनॉमिक्स विद प्रिया। थैंक यू।